हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके में। आशा करता हूं साथियों कि आप अपने घर पर ही हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। साथियों, वर्तमान दौर जो हमारे यहाँ चल रहा है वो कोरोना का है, जिसने कि एक महामारी के रूप में एक यूँ कहें तो एक विकराल रूप ले चुका है, जो कि फैला हुआ है। तो साथियों, इस कोरोना जैसी महामारी से हमें डरना नहीं है, केवल इसके सामने डट कर के इसको हराना है। और हरा हम कब पा सकेंगे, जब हम इससे डरेंगे नहीं। और इसका जो बचाव है वो केवल सुरक्षित रहना, अपने घर पर ही रहना है। तो साथियों, अनावश्यक बाहर ना निकलें। कोई आवश्यक चीज़ से भी बाहर अगर हमें कोई ज़रूरत है तो मास्क ज़रूर लगाएं और अपनी जो सावधानी है वो खुद बरतें। तो साथियों, बचाव ही इसका इलाज है। तो मैं बता दूं आपको साथियों कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच ही रखना चाहिए। नकारात्मक सोच रखोगे तो आप इससे और डरने लग जाओगे। तो हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ही रहना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कई लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा लोग इसलिए बीमार हैं कि इस जो बीमारी है ना, कोरोना है, इसको अपने मन में यानी कि नकारात्मक सोच के साथ जी रहे हैं। तो जो नकारात्मक सोच वाले होते हैं वो अपने मन में ज़बरदस्ती इस कोरोना के भय को लेकर के जी रहे हैं। तो साथियों, हमें नकारात्मक सोच नहीं लाना, केवल सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इस दौर के अंतर्गत मैंने सोचा कि आपके लिए जो NCERT और RBSC की जो साइकोलॉजी की बुक हैं, इन साइकोलॉजी बुकों का मैं रिवीजन आपके सामने करवा देता हूं साथियों, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिएगा, क्योंकि गैप लग गया तो यूँ मान के चलो कि आप इस भीड़ से बाहर हो जाओगे। तो साथियों, अगर आपको जीत हासिल करना है तो कंटिन्यूटी बनाए रखना है। दोस्तों, इस आपदा को अवसर में बदलने का एकमात्र यही मौका है, क्योंकि इस स्थिति में हमारे कई साथी हैं, इन्होंने तैयारी बंद कर दी है और वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। अरे एग्ज़ाम होगा नहीं होगा उससे हमें क्या मतलब, एग्ज़ाम तो होगा ही, चाहे कब, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे 1 महीने बाद हो, चाहे 2 महीने बाद, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो साथियों, हमें इस बात को ध्यान में नहीं रखना कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम ज़रूर होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए जहाँ तक लगता है कि जो 20 जून सरकार ने दे रखी है, वो 20 जून को कि नामुमकिन है मेरे अनुसार, क्योंकि इस दौर के अंतर्गत इस समय सरकार के पास केवल एक ही चीज़ है कि इस स्थिति से कैसे निजात पाया जाए। तो एग्ज़ाम ज़रूर होगा, 1-2 महीने आगे निकल जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखना। साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज केवल हमारा परिचय का विषय रहेगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है और आज से हम कंटिन्यू इस विषय वस्तु को लेकर चलेंगे, क्योंकि इस स्थिति में ज़रूरत है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वैसे पढ़ोगे नहीं, ताकि मेरे द्वारा जो रिवीजन करवाया जाएगा आप उस विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, आज मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी विषय वस्तु है इस 11th क्लास की साइकोलॉजी की RBSC की बुक में जो हमें पढ़ना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसके अंतर्गत देखो, इकाई फर्स्ट मनोविज्ञान का परिचय है, दूसरा है मनोविज्ञान की विधियां हैं, इसमें ये भी हमको पढ़ना है। इकाई फर्स्ट सेकंड मानव व्यवहार का आधार, इसको हमें छोड़ देना है। मानव विकास का पढ़ना है। संवेदना प्रत्यक्षीकरण अवदान, इसको भी हम पढ़ लेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत आ जाता है। अधिगम, स्मृति विस्मरण नहीं है, और चिंतन एवं भाषा, ये हमारे सिलेबस में है। अभिप्रेरणा है और संवेग है। तो ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को हम रिवीजन बिल्कुल आज से निरंतर चलने वाला है। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला। और जो नए
कैंडिडेट हैं, नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक आरबीएससी एनसीईआरटी की बुकों को नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली हैं। तो दोस्तों, मनोविज्ञान का परिचय वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में हमारे पास जो बाल विकास से शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत हम इसके परिचय को बात कर लेंगे जो हमारे लिए उपयोगी होगी। उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक की विधियां हैं, इसके अंतर्गत भी हमारे लिए जो मेन है विधियां होंगी, उनको हम पढ़ेंगे। यानी कि हम यूँ कुल मिला के यूँ कह सकते हैं कि जो वीडियो यानी कि जो विषय वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, उसी विषय वस्तु को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लंबा बन जाएगा साथियों, इसलिए बात करते हैं। हमारी जो इकाई नंबर फर्स्ट है, उस इकाई नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं कि मनोविज्ञान की प्रकृति और इसके क्षेत्र। साथियों, इसके अंतर्गत हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में ऐसा कुछ खास नहीं है। हम मनोविज्ञान की परिभाषा और लक्ष्य के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषा और लक्ष्य क्या है। तो देखिए, मनोविज्ञान साथियों, मनोविज्ञान आपको पता है कि साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों साइकी प्लस लॉगस से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ आत्मा से लिया गया है और लॉगस का अर्थ विवेचना करना या अध्ययन करना से माना गया है। अतः इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ सोल का विषय माना जाता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये लैटिन भाषा के या फिर माने तो ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लॉगस से मिलकर बना होता है। इसमें साइकी का अर्थ सबसे पहले आत्मा माना था, उस और लॉगस का अर्थ विवेचना करना या अध्ययन करने माना गया। तो इस तौर पर हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय है। नेक्स्ट अगर हम पर देखते हैं, आरंभिक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जिसे हम एरिस्टोटल भी बोलते हैं, तथा प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का ही विज्ञान कहा था। लेकिन आगे जैसे ही समय बीतता गया और समय बीतते गए, समय के साथ साथ 17वीं शताब्दी आती है और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई मनोवैज्ञानिक दार्शनिक जैसे लिबनिज है, लॉक है आदि ने साइकी मनोविज्ञान को फिर परिभाषित किया और कहा कि मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉगस। इसमें इन्होंने साइकी का अर्थ आत्मा ने मान करके मन को माना। किसको माना? मन को माना। और लॉगस का अर्थ होता है वही अध्ययन या विवेचना करने वाला। तो दोस्तों, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन्होंने जो लिबनिज या लॉक आदि हैं, उन्होंने साइकोलॉजी को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना था। तो दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विषय किसके अनुसार था, तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, लिबनिज और जॉन लॉक। यहाँ पे पोम्पोलॉजी भी माने जाते हैं, लेकिन हम इस आरबीएससी की बुक में दे रखा है उसी के अनुसार मानेंगे। हालांकि पोम्पोलॉजी ने भी मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना था, परंतु आत्मा या मन ये दोनों ही कुछ पद ऐसे थे जिनका स्वरूप कैसा था, अप्रक्षेपणीय था। कैसा था? इनका स्वरूप अप्रक्षेपणीय था तथा अदर्शनीय था। अतः इन दोनों तरह की परिभाषाओं को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूति का विज्ञान माना। नेक्स्ट बात करें तो चेतन या चेतन अनुभूति का जो विज्ञान है वो किसने माना था, तो ये साथियों विलियम वुंट ने माना था। विलियम वुंट, इनके जो सहयोगी थे वो सहयोगी विलियम जेम्स थे, जिन्होंने अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट बात करें साथियों, विलियम वुंट जिनके शिष्य टिचनर थे, इनके प्रमुख समर्थक थे। इस परिभाषा को भी वैज्ञानिक अध्ययन में स्वीकार नहीं माना गया, क्योंकि यह वैज्ञानिक ढंग से प्रक्षेपणीय या समझने में कोई मदद नहीं मिलती थी। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न आता है और बार बार पूछा जाता है कि विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी,
भी इनको कहा जाता है। इन्होंने लिप्जिंग में, जर्मनी के लिप्जिंग नगर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में, कब 1879 में सर्वप्रथम मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगशाला का निर्माण किया था। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया, तो आपका आंसर आ जाएगा विलियम वुंड ने। कहाँ किया? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। नेक्स्ट बात करें, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान को अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित करने की कोशिश की गई। इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन, स्टडी और बिहेवियर के विज्ञान को माना था। अर्थात मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने वाले जे.बी. वॉटसन थे, इन्होंने सर्वप्रथम दिया था। तो व्यवहार का एक ठोस एवं प्रक्षेपणीय पहलू के रूप में परिभाषित किया गया। अतः ये आत्मा, मन तथा चेतना आदि काफ़ी भिन्न था, क्योंकि ये सभी कुछ ऐसे थे जो कि आत्मनिष्ठ थे, जिनका प्रेक्षण अर्थात ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता था। इसलिए इस विषय वस्तु को व्यवहारात्मक प्रक्रिया माना गया था, जिसे आसानी से प्रेक्षण किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करें, सीखना, प्रत्यक्षण, हाव भाव आदि जिनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है, उसका ही अध्ययन मनोविज्ञान करता है। साथ ही साथ मनोविज्ञान उन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो सीधे प्रेक्षण तो नहीं होते, बल्कि उसके बारे में आसानी से व्यवहारात्मक मनोविज्ञान के आंकड़े के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर मनोविज्ञान की एक उत्तम परिभाषा है जो सेंटरनॉक के अनुसार दी गई थी। तो दोस्तों, इसमें मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, केवल आरवीएससी की बुक के अलावा। तो दोस्तों, ये परिभाषाएं आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं। तो परिभाषा सेंटरॉक के अनुसार है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। आपसे पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये किसकी है? सेंटरॉक की है साथियों। किसकी है? सेंटरॉक की। नेक्स्ट परिभाषा अगर हम बात करें बैरोन के अनुसार, तो बैरोन ने भी मनोविज्ञान के संदर्भ में कहा है कि मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों, इन परिभाषाओं को आपको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेना है, क्योंकि आप अपने साथ एक नोटबुक ज़रूर रखना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप लिख लेना। मैं बता दूंगा आपको कि कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो इन परिभाषाओं को आपको ज़रूर लिख लेना है ताकि ये काम में आपके लिए आए। दोस्तों, इससे मैं बता दूं आपको कि हमारा जो रिवीजन हो जाएगा, इसके बाद रिवीजन के बाद इसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट परिभाषा की अगर हम बात करें, और साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने साथियों को शेयर करना ताकि वो भी इस विषय वस्तु से लाभान्वित हो सकें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपके पास आ सके। और साथियों, आज से हम निरंतर इस विषय वस्तु का रिवीजन करेंगे, तो बने रहिएगा बिल्कुल इस विषय वस्तु के साथ और अपनी इस तैयारी को मजबूत कीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। सिसरेली एवं मेयर ने कहा है कि जो मनोविज्ञान होता है वो व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये किसका कथन है? ये सिसरेली तथा मेयर ने कहा था 2006 के अंतर्गत। दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है कि मनोविज्ञान के लक्ष्य, गोल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है। तो देखिए, अगर मनोविज्ञान के लक्ष्य की बात करें तो यहाँ मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य दिए गए हैं इस बुक के अनुसार। 3 लक्ष्य कौन कौन से हैं वो बात करते हैं। यहाँ पर मनोविज्ञान के जो लक्ष्य हैं वो 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है मापन एवं वर्णन, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। दूसरा है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। और तीसरा है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। तो मनोविज्ञान के 3 जो गोल हैं, लक्ष्य हैं, मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण और व्याख्या। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है, 3 तो ये दे देगा और एक चौथा अलग से दे देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं कि मापन क्या है, मूल्यांकन क्या। तो मापन के बारे में बात करें तो मनोविज्ञान का जो सबसे प्रथम लक्ष्य प्रणाली के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का जो वर्णन करना है तथा फिर उसे मापन करना होता है। यानी कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि किसी भी विषय वस्तु का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, और वर्णन करने के बाद उसका क्या करते हैं, हम मापन करते हैं। प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे चिंता है, सीखना है, मनोवृत्ति है, क्षमता है, बुद्धि है आदि का वर्णन करने के लिए पहले उसे मापना आवश्यक होता है, और इसे मापने के लिए कई तरह के परीक्षणों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए मनोविज्ञान का एक प्रमुख लक्ष्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मापने के लिए परीक्षण या विशेष प्रवृत्ति का विकास करना है। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या प्रवृत्ति कम से कम दो गुणों का होना अनिवार्य है। एक तो होता है विश्वसनीयता और एक होता है वैधता। ये एक अच्छे मूल्यांकन के लिए आवश्यक होती है। किसी भी विषय वस्तु की वैधता एवं विश्वसनीयता को बनाए रखना बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट बात करें पूर्वानुमान एवं, यहाँ पे एक बात और देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों, कि बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि मापने पर यदि किसी व्यक्ति या बुद्धि लब्धि 150 आता है तो मनोवैज्ञानिक यह समझते हैं कि व्यक्ति तीव्र बुद्धि का है और विभिन्न परिस्थितियों में बुद्धिमत्ता व्यवहार कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। पूर्वानुमान एवं नियंत्रण के अंतर्गत क्या होता है कि ये मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य है जो व्यवहार के बारे में पूर्व कथनीय होता है। देखिए पूर्वानुमान क्या होता है कि हम किसी भी विषय वस्तु होती है, कोई भी व्यक्ति होता है, तो उसके बारे में हम पहले से ही उस विषय वस्तु के संदर्भ में अनुमान लगा लेते हैं और फिर उस पर हम किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं, ये इस पूर्वानुमान एवं नियंत्रण के अंतर्गत आ जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि कोई भी छात्र होता है वो सामान्य बौद्धिक स्तर का होता है, तो उसके बारे में हम सही तरीके से जान लेते हैं, और सही तरीके से जानने के बाद हम क्या करते हैं, स्कूल में उसका परफॉर्मेंस होता है, जो निष्पादन होता है, उसके बारे में पूर्व कथनीय आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक बच्चा होता है, एक बालक होता है, हम स्कूल में अगर उस बालक का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन करते हैं या कोई भी विषय वस्तु उसको देते हैं, तो उसके बारे में पहले से ही हम लगा लेते हैं कि हाँ ये बच्चा उस काम को कर सकता है। तो यही इस पूर्वानुमान एवं नियंत्रण के अंतर्गत आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की अभिरुचि को मापकर वैज्ञानिक या पूर्वानुमान लगाते हैं कि व्यक्ति किस तरह के कार्य में लगाना उत्तम होगा ताकि उसे अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो सके। पूर्व कथन तथा नियंत्रण साथ साथ चलते हैं दोस्तों, और ये मनोवैज्ञानिक जब भी किसी भी व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करता है तो उसका उद्देश्य व्यवहार को नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका तीसरा ये लक्ष्य आता है व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी विषय वस्तु होती है उसकी संपूर्ण व्याख्या इसके अंतर्गत आ जाती है। ये मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य होता है, जो कि मानव व्यवहार की क्या करता है, व्याख्या करता है। इसमें क्या होता है कि व्याख्या होती है वो भी किस प्रकार से होती है, मनोवैज्ञानिक ढंग से होती है, और इसमें क्या होता है जो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों के ज्ञात स्रोतों से, तथ्यों से जो तथ्य एकत्रित या संगठित करते हैं, और संगठित करके उनको मनोवैज्ञानिक को उस परिस्थिति में तर्क संगत अनुमान लगाने में मदद यहाँ पर करते हैं। मानव व्यवहार की व्याख्या करना मनोविज्ञान का सबसे अव्वल लक्ष्य होता है, क्योंकि जब तक मनोविज्ञान यह नहीं बतला पाते कि व्यक्ति अमुक व्यवहार का या अमुक व्यवहार क्यों कर रहा है, अतः अमुक मापन प्रविधियाँ क्या काम कर रही होती हैं, इन सभी के बारे में ये पूर्व कथन से ही कर सकते हैं, न कि नियंत्रण संभव हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल हम मनोविज्ञान का इतिहास के बारे में देख लेंगे थोड़ा, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इम्पोर्टेंट बिंदुओं को हम देखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और ये संप्रदाय है, इन संप्रदाय के बारे में भी कल पढ़ेंगे,
तो साथियों कल यूँ मान के चले कि हमारी जो इकाई फर्स्ट है उसको पूरा कर लेंगे, फिर कल से अगले दिन हम दूसरी इकाई को स्टार्ट कर देंगे। तो साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और अपने पढ़ाई को बिल्कुल निरंतर जारी रखिएगा, गैप नहीं देना, कंटिन्यूटी बनाए रखना है, तभी आप अपने इस लक्ष्य को पा सकेंगे। तो दोस्तों घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।